हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एसएससी जंक्शन में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम लोग शुरू करेंगे लूसेंट में फिजिक्स चैप्टर, और उसमें भी पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करते हैं। और धीरे धीरे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेक्स्ट उसके बाद आर्ट का सारा वीडियो डालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे भौतिकी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। नेक्स्ट, यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी जैसे किसी भी चीज़, कोई भी मैटर है, उसको तौलते हैं, नापते हैं, तो उसमें यूनिट का प्रयोग होता है। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। एसआई पत्ती में मूल मात्रक की संख्या 7। एसआई पत्ती में मूल मात्रक की संख्या 7 है। सबसे पहला लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, जिसका संकेत है एम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और इसका संकेत होगा केजी। तीसरा है समय का एसआई मात्रक सेकेंड, और इसका संकेत लिखते हैं एस। ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पदार्थ का परिमाण, जिसको मोल कहते हैं। नेक्स्ट, समतल कोण रेडियन, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। नेक्स्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। नेक्स्ट, ताप एसआई के कुछ पुराने मात्रक, जैसे ताप को डिग्री सेल्सियस, ये पुराना मात्रक हुआ। और आवृत्ति का कंपन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का कैंडेला शक्ति पुराना होता है, वही नया कैंडेला। इसके बाद है समतलीय कोण, जैसा कि समतलीय कोण डी थीटा, और चाप की लंबाई डी एस होता है, अर्थात डी थीटा बराबर डी एस बटे आर। यानी जो एंगल होगा वो चाप बटे त्रिज्या होगा। नेक्स्ट है ठोस कोण। इसमें ठोस कोण में डी ओम बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, यानी डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष की चाल हमेशा एक समान होती है। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रकाश वर्ष देख के ये समय का मात्रक है, नहीं, ये दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 गुना 10⁻8 3 गुना 08 3.08 का 10⁻16 मीटर। बल का सीजियस पत्ती में मात्रक डाइन है एवं एसआई पत्ती में मात्रक न्यूटन है और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। कार्य का सीजियस मात्रक पत्ती में मात्रक अर्ग होता है और एसआई पत्ती में मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। जैसे यदि लास्ट में ए आता है जैसे योटा, जेटा, एक्सा, तो उसका पावर प्लस में होगा और लास्ट में ओ आता है जैसे योक्टो, जेप्टो, एट्टो, फेम्टो, पिको, नैनो, तो इसके लास्ट में ओ आ रहा है तो इसके पावर में माइनस होगा। जैसे योटा का 10⁻24, जेटा 10⁻21, एक्सा 10⁻18, पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻2, डेका 10⁻1 और इधर माइनस में 10⁻24 योक्टो। जेप्टो लास्ट में ओ आ रहा है तो माइनस होगा 10⁻21, एट्टो 10⁻18, फेम्टो 10⁻15, पिको 10⁻12, नैनो 10⁻9, माइक्रो 10⁻6, मिली 10⁻3, सेंटी 10⁻2, डेसी 10⁻1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायमेंशन, जो कि रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आने वाले अभी आरपीएफ, एनटीपीसी, टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होगा। जैसे वेग का ML/T-1, ये इसको निकालने का तरीका है कि जैसे वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का होता है मीटर, इसको लिखते हैं m, और समय का t, तो ये हो जाएगा m/(1) m0 L/(T)⁻⁻1। इसी तरह हम लोग इसका त्वरण का भी इसे ही निकालते हैं। तो त्वरण का होगा ML/T-2 और बल का होगा ML/T-2, आवेग का होगा ML/T-1, कार्य और ऊर्जा का भी बीमा सेम होता है ML/T-2, शक्ति का ML/T-3, संवेग का ML/T-1, दाब का या प्रतिबल का ML-1T-2, प्रत्यास्था गुणांक का ML-1T-2, पृष्ठ तनाव का ML0T-2, वेग प्रवणता M0L0T-1, श्यानता गुणांक का ML-1T-1, कोणीय वेग M0L0T-1, जड़त्व आघूर्ण ML2T0, कोणीय संवेग ML2T-1, बल आघूर्ण ML2T-2, ऊर्जा घनत्व ML-1T-2, प्लायन वेग M0L/T-1, कोणीय आवेग ML2T-1, गुरुत्वीय नियतांक M-1L3T-2, प्लांक कांस्टेंट ML2T-1, प्रतिरोध ML2T-3A-2, विद्युत क्षेत्र ML-T-3A-1, और ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, गति, मोशन। सबसे पहले अदिश राशि। सबसे पहले जानते हैं अदिश राशि। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, यानी उसमें दिशा का उसका कोई महत्व नहीं होता,
उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट है, विद्युत धारा, ताप, टेम्परेचर, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट सदिश राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के नियम, निश्चित नियम के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। दूरी, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक, दूरी सदैव धनात्मक होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक दूरी का मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग मैथ्स में भी करते हैं। दूसरा, जब वस्तु अपनी यात्रा की आधी चाल v1 चाल से और शेष आधी समय में v2 चाल चलती है, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल होगा v1 प्लस v2/2। नेक्स्ट वेग, किसी वस्तु के विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में, यानी वेग है तो एक निश्चित दिशा होना इसमें होगा। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं और यह एक सदिश राशि है और इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उस त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। इसका एग्जाम्पल है धनुष से छूटा हुआ बाण। ये हॉरिजॉन्टल भी गति करता है और वर्टिकल भी गति करता है, यानी दूसरा है हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशनल मोशन है, अर्थात एक समतल में गति करते हैं। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण थीटा और 90 डिग्री थीटा दोनों के लिए क्षैतिज प्रास समान होता है। प्रक्षेप पर पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है
क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती जाती है। जैसे देखते हैं कि ये गति यहाँ दिशा चेंज होती जा रही है। सेम इसी तरह जैसे डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखीय वृत्त उड़ जाता है। नेक्स्ट है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वृत्तीय मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है। ओमेगा बराबर 2πn, जहाँ n नंबर ऑफ चक्कर की संख्या है और यहाँ v बराबर 2πrn, v बराबर 2πrn या v बराबर r ओमेगा। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। n के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। अब है न्यूटन के गति के नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम सेकेंड है बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसके बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि वह पहले से रेस्ट में रहता है और एकाएक मोशन में आता है तो वह रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। दूसरा है चलती हुई मोटरगाड़ी से अचानक रुकने पर उसके बैठे यात्री को आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग गुना द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक किलोग्राम गुना मीटर पर सेकेंड है। न्यूटन का दूसरा गति का नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F और बल की दिशा में त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक F बराबर kx, जहाँ k स्प्रिंग का बल नियतांक है। स्प्रिंग की लंबाई में एकांक की वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिमाण स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक k को n भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक nk होगा। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय गति नियम, इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर
चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, और रॉकेट का उड़ना। नेक्स्ट, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। यानी आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल, संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, अर्थात तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्र बल F बराबर mv² होता है। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिसे परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपने अभिकेंद्रीय बल कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण टॉर्क बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब है नेक्स्ट, सरल मशीन, सिंपल मैकेनिक मशीन्स। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक। उत्तोलक, जिसको लीवर कहते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। यदि बीच में आलंब हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में एफर्ट लोड हो तो दूसरे श्रेणी का उत्तोलक, और बीच में भार हो तो उसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण, इस वर्ग में उत्तोलकों में आलम्ब आयास ई तथा भार W के बीच सिद्ध होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झुल्ला, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब व आयास ई के बीच भार होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसके उदाहरण है सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब भार W के बीच आयास
ई होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण चिमटा मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं: अस्थायी, अस्थायी और उदासीन। यदि किसी वस्तु को उसकी स्थिति संतुलन स्थिति में थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है उदासीन संतुलन। यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित होती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक नीचे होना चाहिए और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। तो हमारा ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि इस टॉपिक को आप अच्छा से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति को जानेंगे। थैंक यू।